पिछली बार हमने देखा कि जब उसकी नज़र सामने गई, उस लड़की के सिर के ऊपर 70 का अंक देखकर शनैन चौंक गया। उसने हैरानी से कहा, अरे यार, इसके पास भी नंबर है, और टीचर से भी ज्यादा। फंग मिनुई के बगल में बैठी लड़की ने शनैन की तरफ चुपचाप देखा और फुसफुसा कर कहा, तुम्हें पता है, शनैन को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। फंग मिनुई ये सुनकर चौंकी। उसकी दोस्त ने आंख मारी और कहा, शनैन फंग कुछ समझ पाती उससे पहले ही जब वो शनैन के पास से गुजरी तो बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखती हुई आगे बढ़ गई, जैसे कुछ पक्का करना चाहती हो। उसकी दोस्त ने फिर कहा, ओरिएंटेशन की मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान जो तुमने उससे बात करने और पानी देने की कोशिश की थी, वो नहीं करना चाहिए था। पैसे वाला है ये तो समझ आता है, पर दिवालिया होने के बाद भी इतना घमंड, कोई भी ब्रेकअप कर देता। अच्छा हुआ तुम दोनों में प्यार व्यार नहीं था, वरना 3 साल बर्बाद हो जाते। फंग मिनुई ये सब सुनकर बस चुपचाप सांस भरती है, कुछ कह नहीं पाती। उधर शनैन अब भी फंग को देख रहा था, सोचता हुआ, इतनी जल्दी नंबर कैसे गिर रहा है, इतनी आसानी से तो ऐसा मौका नहीं मिलता। उसका फेवरेबिलिटी स्कोर धीरे धीरे 72 से घटकर 59 हो गया। वो थोड़ा घबरा गया। नहीं, ऐसे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रूममेट की भावनाओं का भी ख्याल था, इसलिए उसने पूछा, होंग, हाउ बा, अगर मैं फंग मिनुई के साथ कपल बन गया तो तुझे बुरा लगेगा? होंग ने उसकी ओर देखकर थोड़ी पर हाथ रखा, फिर बोला, असल बात यह है कि तू क्लास की ब्यूटी को पटाना चाहता है, पर तुझे क्या लगता है, तू अब भी वही रिच बॉय है जो BMW 4 सीरीज चलाता था? फिर कुछ सोचकर बोला, सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो लीज एंड किंग के साथ नहीं है, किसी के भी साथ हो जाए चलेगा। शनैन को जैसे यही सुनना था। सोचने लगी, ये मुझे खाने पर बुला रहा है। उसकी दोस्त ने शक से पूछा, सुशी, वही रेस्टोरेंट जहां एक बार का खर्च युआन से ऊपर होता है, पैसे हैं तेरे पास? शनैन ने उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज किया, सिर खुजलाते हुए मुस्कुराया, खाने के बाद थोड़ी वॉक भी करेंगे, और हाँ, मेरी बहन के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है, तुमसे मदद चाहिए, अगर हो सके तो कल सुबह जवाब दे देना। इतना कहकर वो हाथ हिलाता हुआ चला गया। होंग ये सब देखकर अवाक रह गया। फंग अब भी चेहरा लाल किए अपनी दोस्त की ओर मुड़ी। मैंने अभी हाल ही में ली जैनपिंग के साथ मूवी देखी थी, अब शनाइन के साथ डिनर पर जा रही हूँ, ये ठीक है? दोस्त ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्यों नहीं, जापानी हाई एंड रेस्टोरेंट है, मना करने की कोई वजह नहीं है। देखो, शनाइन थोड़ा घमंडी है, पर हैंडसम तो है, और अगर उसके घर के हालात दोबारा सुधर गए तो ली जैनपिंग को तो पीछे छोड़ देगा। उसने फंग के हाथ से फोन लिया और कहा, तू नहीं मानेगी तो मैं ही जवाब दे देती हूँ, वैसे भी बस खाना पीना और थोड़ा घूमना ही तो है, कौन सा शादी का प्रपोजल है? फंग अब भी थोड़ी घबराई हुई थी, मगर बमुश्किल बोली, ठीक है। अगले दिन शाम को फंग और शनाइन उस रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जो पहले से बुक है। वेटर मुस्कुराकर मेन्यू लाता है, शेन साहब, ये आपके ऑर्डर के अनुसार मेन्यू है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। फंग मुस्कुराते हुए उसके पास बैठती है और कहती है, शेन, सुना है इन दिनों तुम्हारे घर की हालत थोड़ी मुश्किल में है, इतनी खर्चीली जगह जाने की जरूरत नहीं थी। शनाइन युवान मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, इस रेस्टोरेंट का जापानी खाना वाकई जबरदस्त है। इतना कहकर ही वो अचानक फंग मिनुई के भरे पूरे जिस्म के संपर्क से सख्त हो गया। चेहरा लाल पड़ गया, सोचने लगा, क्या मैं हुई जैसे हालात में हूं? सिर्फ 2 महीने हुए हैं पर यह हाल है। नहीं, कंट्रोल में रहना होगा, शांत हो जा, शांत। उसी वक्त फंग ने पूछा, अचानक डिनर पर बुला लिया, सच में सिर्फ अपनी बहन के लिए गिफ्ट चुनने के लिए बुलाया है? शनैन ने कप में से एक घूंट चाय पी, खुद को थोड़ा संभाला और ईमानदारी से बोला, मैं तो बहुत पहले से तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहता था, पर मौका नहीं मिला। फंग की आंखें नीची हो गईं, कुछ सोचती रहीं, बस एक छोटा सा हूं निकला। शनैन थोड़े घबरा गए, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? कहीं उसकी पसंद तो नहीं घटी? उसने जल्दी से खुद को समेटा, गला साफ किया और पुराने दिनों की बात छेड़ी। मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम तुम ही तो थीं जो बार बार पानी लाकर देती थीं, रात को मैसेज भी करती थीं, सब आज भी याद है। फेवरेबिलिटी नंबर एकदम बढ़ गया, 66 से 67। फंग का चेहरा गुलाबी हो गया, हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें अब भी याद है? शनैन ने सिर खुजाया, भूल कैसे सकता हूं? नंबर फिर से उछला, 100, फिर से। लेकिन शनैन अब भी अंदर ही अंदर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कंट्रोल, थोड़ा और सब्र कर ले। समय बीतता गया। करीब 40 मिनट बाद दोनों ने खाना खत्म किया और पेमेंट के लिए काउंटर की ओर बढ़े। स्टाफ ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, कुल बिल है 921 युवान। आप मेंबर हैं, इसलिए आपको डिस्काउंट के बाद 200 डिपॉजिट्स देना होगा। शनाइन ने सिर हिलाया, ठीक है, धन्यवाद। फेवरेबिलिटी नंबर बढ़ गया, अब 73 युवान। फंग मिनुई ने एक नज़र शनाइन की ओर देखा, मेरे पूरे महीने का खर्च सिर्फ 3000 युवान है, और इसमें एक डिनर पर उतना खर्च कर दिया। और ली ज़ैनपिंग, उसने तो मूवी देखने के बाद कहा था कि अगली बार कैंटीन में खा लेंगे, घर में पैसे हैं फिर भी कंजूस। उसी वक्त सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, सीमित समय का टास्क, पास में मौजूद किसी लड़की पर पैसा खर्च करो जिसकी फेवरेबिलिटी 60 से ऊपर हो और उसका सम्मान पाओ। इनाम, लड़की पर जितना पैसा खर्च हुआ वो 3 गुना लौटेगा। अगर फेवरेबिलिटी 3 अंक बढ़ी तो 2 गुना वापस मिलेगा।
शनायन ने फंग के सिर के ऊपर नजर डाली। अब नंबर था 76। सेट। पहली बार देखा था तब 70 था, अब 76। ओह, मतलब यही है। एक डिनर में ही 10,000 कमाने जैसा लग रहा है। फंग मिनुई ने उसकी ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराई, चेहरा लाल लेकिन मुस्कान प्यारी। अब ये लड़का कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है। शायद पैसे की ताकत यही होती है। यही सोचते हुए उसने शनायन का हाथ थाम लिया। चलो, अब उन्हें बहन के लिए गिफ्ट लेने गॉडजेन मॉल जाना था। थोड़ी देर बाद गॉडजेन मॉल के अंदर एक बूढ़े आदमी ने सामने देखा और बोला, वांटिंग, वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है? ज्यू वांटिंग भी चौंकी। शनायन, उसने उसे घूरा। कल ही तो ब्रेकअप हुआ और आज नई लड़की के साथ घूम रहा है। बूढ़ा बुदबुदाया। इतना बड़ा फकीर और इतनी बड़ी दुकान में घुसने की हिम्मत रखता है। अंदर ही अंदर कूटने लगा। मैंने तो इतनी मेहनत से पैसे उड़ाए, इतने गिफ्ट दिलाए, और ये लड़का कर्ज में डूबा हुआ होते हुए भी लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा है। शनायन ने दोनों को देखा। फंग से बोला, चलो किसी और स्टोर में चलते हैं। फंग ने सिर हिलाया, हाँ ठीक है। लेकिन बूढ़ा ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। सामने आकर रास्ता रोक लिया। जब आ ही गए हो तो एक बार अंदर आकर देख ही लो, देखना तो फ्री है। ज्यू वांटिंग भी बोल पड़ी, शनायन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लड़की कौन है? शनायन ने शांति से जवाब दिया, इत्तेफाक है, बहन के लिए गिफ्ट लेने आया हूँ, बस घूम रहा था। बूढ़ा आदमी घमंड से कहता है, अगर तुम उपहार खरीदने आए हो तो तुम्हें थोक बाजार में जाकर देखना चाहिए कि क्या तुम यहाँ आ सकते हो। वो पीछे एक महंगे स्टोर की ओर इशारा करते हुए कहता है। ज्यू वांटिंग भी बिना झिझक के सीधे फंग मिनुई की तरफ बढ़ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, छोटी बहन, हालांकि मैं तुम्हें जानती नहीं, फिर भी मैं ये अच्छा समझती हूँ कि तुम्हें ऐसे लोगों से बचने की सलाह दूं। शनायन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत फंग मिनुई के सामने खड़ा हो जाता है और बर्फीली आवाज में जवाब देता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? और ये धोखा देने का क्या मतलब है? मैं किसे धोखा दे रहा हूं और तुम किसे धोखा दे रहे हो? करो जिससे सामने वाले का प्यार 60 से ऊपर हो और इसके साथ साथ तुम्हारे आसपास के लोगों में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो। टास्क का इनाम। यदि आसपास के लोगों में नकारात्मक भावनाओं का मूल्य बढ़ता है तो हर 5 अंक के लिए तुम्हें उस पैसे का 2 गुना वापस मिलेगा जो तुमने सामने वाले पर खर्च किए हैं। ध्यान रहे, ये टास्क पैसे खर्च करने के समय के रिटर्न के साथ जुड़ सकता है। इस समय जोड़ी के 2 लोग भी अपने अपने नंबर दिखाते हैं, 23 और 30वीं। शेनवान को जैसे ही ये समझ आता है वो मुस्कुराते हुए सोचता है, पहले मैंने सोचा था कि इन दोनों का थोड़ी इज्जत बचाकर निकल जाऊं ताकि इन्हें भी शर्मिंदा ना करना पड़े, लेकिन ये दोनों तो परेशानी ही पैदा करना चाहते हैं। अब जब सिस्टम ने टास्क दिया है तो फिर मुझे पीछे हटने का कोई कारण नहीं। शेनवान धीरे से फंग मिनुई का हाथ पकड़ता है, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं और थोड़ा शॉपिंग करते हैं। डिजाइनर स्टोर के अंदर 2 रिसेप्शनिस्ट आपस में गपशप कर रहे होते हैं और शेनवान को देख उसे सलाम करते हैं क्योंकि वो यहाँ के पुराने ग्राहक हैं। एक लड़की कहती है, मैं नहीं जा रही, जो भी हो वो तो कंगाल 2nd जनरेशन है। पिछली बार तो मैं ही सब कुछ संभाल कर आई थी, लेकिन उसने कोशिश की थी और फिर नहीं चुकाया। अब तुम्हारी बारी है। रिसेप्शनिस्ट धमकी देती है, मैंने कहा है कि तुम जाओ तो जाओ। जो वांटिंग स्टोर के चारों ओर देखती है और एक बैग उठाकर आदमी को देती है, हनी, मैं देख चुकी हूँ, क्या तुम इसे पे कर सकते हो? रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, जल्दी से मिस जो, कृपया इंतजार करें। दूसरी रिसेप्शनिस्ट भी जलन से सोचती है, एक उच्च गुणवत्ता वाली कस्टमर जो हमेशा पे करती है वो मेरी है। ओह सॉरी, एक गरीब कस्टमर जो कुछ नहीं खरीदता वो मेरी है। फिर वो मिस जो के पास जाती है और तारीफ करती है, मिस जो, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, ये बैग आपके व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाता है, बिल्कुल ऐसे ग्राहकों की तरह जो बिल्कुल टेढ़े होते हैं। दूसरी रिसेप्शनिस्ट ज्वेलरी निकालकर मिस जो से कहती है, ये सेट भी आपके बैग से मेल खाता है, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगी? ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा, बस थोड़ा महंगा है। अगर इसे जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर 1,03,000 युआन हो जाएगा। शेनवान इस ओर ध्यान नहीं देता, वो फंग मिनुई को देखता है और धीरे से कहता है, फंग मिनुई, मेरे लिए पैसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंग मिनुई ये सुनकर बैग की तरफ इशारा करती है, मुझे लगता है ये बैग भी अच्छा है, डिज़ाइन भी बहुत युवा है, शायद तुम्हारी छोटी बहन को पसंद आएगा। रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर बुरी तरह से ताने देती है, ये दोनों साथ में 50-100 से ज्यादा का है, बहुत महंगा है। बूढ़ा आदमी ये सुनकर परेशान हो जाता है, 10,000 युआन के टूटे फूटे सामान। पहले तो मैं यहाँ सिर्फ 20,000 का बैग लेने आया था, सोचा था बहलाकर उसे खरीद लूंगा, अब ये तो पूरे 1 लाख का सेट मांग रही है। जो वांटिंग निर्णय लेती है और शेनवान से कहती है, स्वाइप कार्ड करो हनी। शेनवान को जल्दी से जवाब देना था, वो गुस्से में सोचता है, 10,000 युआन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तभी शेनवान की ताकतवर आवाज गूंजती है, मिस, मैं ये दोनों बैग ले लूंगा और सामने वाली लड़की ने जो एक्सेसरीज दिखाई थी वो भी दे दो। ये सुनते ही दोनों मोटे बिल्लियों कपल के होश उड़ गए, जैसे बिजली गिरी हो। वे हैरानी से शेनयुआन की तरफ देखने लगे। फंग मिनुई भी कम चौंकी नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट, जो अभी तक जो वैनिंग की तारीफों में लगी थी, अचंभे में पलटकर देखती है, ये एक्सेसरीज भी ले रहा है, क्या इसे पैसे नहीं चाहिए? घमंड से भरी रिसेप्शनिस्ट का पूरा बदन खुशी से कांपने लगा। कैलकुलेटर दबाते हुए वो बोली, मिस्टर शेन, दोनों बैग्स और एक्सेसरीज मिलाकर कुल 1,31,000 हुए। शेनयुआन मन ही मन मुस्कुराया, मजेदार है,
खाने के बाद जो वापसी मिली वही इसके लिए परफेक्ट है। उसने एक साधारण कार्ड निकाला और बेपरवाही से कहा, इससे पेमेंट करो। रिसेप्शनिस्ट खुशी से झूम उठी। जी जी, मैं अभी पैक कर देती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा आज काम बेकार चला जाएगा, लेकिन इसने न सिर्फ 2 बैग्स लिए बल्कि एक्सेसरीज भी, ऊपर से एक ही ऑर्डर में 1,03,000 युआन। ये मिस्टर शेन पहले से भी ज्यादा दिलदार और बेपरवाह है। जो वैनिंग का मुंह मिर्ची खाने जैसा कड़वा हो गया। वो सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही थी। चीख कर बोली, शेन युआन, तुम्हारा परिवार तो बर्बाद हो गया था, इतने पैसे कहाँ से आए? उसके पीछे खड़ा आदमी बोला, ये कर्ज लेकर आया है ना? शेन युआन ने भौहें चढ़ाई और ठंडे स्वर में कहा, जो सोचना चाहो सोचो, मेरे पास पैसे की कमी नहीं। या फिर तुम्हारे लिए भी एक बैग खरीद लूं? बस 20 से 25,000 की तो बात है, मामूली सी रकम है। ये सुनकर बूढ़े आदमी को लगा जैसे उसका दिमाग फटने वाला है। शेन युआन ने और जोड़ा, एक बात और, स्टाइल के साथ साथ दिल भी बड़ा होना चाहिए। वो तुम्हारी ऑडी 8 तो 6 से 7 लाख की है ना, तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी रकम कुछ भी नहीं। जो वैनिंग हार नहीं मानना चाहती थी। उसने अपने पार्टनर को धकियाते हुए कहा, जानू, जल्दी दिखाओ ना अपना दम, इसे मत जीतने दो। लेकिन आदमी गुस्से में सोच रहा था, मेरी ऑडी तो ईएमआई पर है, ये बात वैनिंग को पता नहीं चलनी चाहिए, ये बच्चा मुझे पागल कर देगा। वो बेचैनी से फोन निकालकर बोला, अरे रुको, मुझे एक कॉल आ रही है। जो वैनिंग बेसब्र होकर चिल्लाई, जानू, तुम क्या कर रहे हो? पीछे खड़ी रिसेप्शनिस्ट भी गपशप करने लगी। आदमी जोर जोर से बोलता हुआ बाहर भागा। किसने फैसला ले लिया? मैंने कहा था ना, 100 मिलियन से ऊपर के प्रोजेक्ट्स मेरी बिना मर्जी के नहीं हो सकते। जो वैनिंग ने दांत पीसते हुए कहा, शेन युआन, तुम्हारी हिम्मत? शेन युआन उनकी बेइज्जती और गिनती बढ़ते कुत्ते जोड़े को देखकर सोचता है, अच्छा, नेगेटिव इमोशंस का टारगेट पूरा हो गया, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, टास्क पूरा करना काफी है। पेमेंट करने के बाद शेन युआन ने एक बैग फेंग मिनुई की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिनुई, ये तुम्हारे लिए है। फेंग मिनुई चौंक गई, हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं शेन युआन, ये बहुत कीमती है। शेन युआन ने बैग उसे थमाते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस एक बैग है। मेरे साथ रहकर तुम्हें उन 2 बेकार लोगों से ताने सुनने पड़े, ये मेरी तरफ से सॉरी है। मुझे भी शर्म आ रही है, इसे मेरी माफी समझिए। कृपया इसे स्वीकार करें, मैं आपसे विनती करता हूं, इसे स्वीकार कर लीजिए। फेंग मिनुई हिचकिचाते हुए स्वीकार करता है, ठीक है, तो धन्यवाद। शेन युआन खुशी से कहता है, इतनी जल्दी धन्यवाद मत कहो, तुम्हारे लिए ये सब भी है। फेंग मिनुई हैरानी से पूछता है, ये तुम्हारी छोटी बहन के लिए नहीं है? शेन युआन धीरे से जवाब देता है, मुझे नहीं पता उसे पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मुझे पता है तुम्हें ये बैग पसंद है। बाहर से वो ये कहता है, लेकिन मन में सोचता है, क्या मजाक कर रहे हो? सच में उस छोटी शैतान के लिए खरीदूंगा? वो बच्चा पैसा बर्बाद करने के लिए मुझे डांटेगा और सुविधाजनक रूप से मेरे माता पिता से शिकायत करेगा। शुरू से ही ये दोनों बैग तुम्हारे लिए खरीदे गए थे, जल्दी स्वीकार करो। इन्हें स्वीकार करने के बाद मैं आज रात वापसी कर सकता हूँ। फेंग मिनुई पीछे हटता है, सोचता है, एक ही बहुत ज्यादा है, और अब तुम पूरा सेट स्वीकार कर रहे हो, क्या इससे उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? लड़की शर्मीली होकर कहती है, नहीं शेन युआन। ये लड़की के बोलने से पहले ही शेन युआन उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है, हमारे पास अभी बहुत समय है, इसे स्वीकार करो। अगर तुम फिर से मना करोगी तो मैं उदास हो जाऊंगा। उसके उत्साही निवेदन के साथ लड़की तुरंत बाकी बैग भी स्वीकार कर लेती है। सिस्टम संदेश बजता है, कार्य पूरा करने पर बधाई हो। इस कार्य में कुल 15 नकारात्मक अंक थे। विपरीत लिंक पर खर्च किए गए धन को मिलाकर खर्च किया गया धन 3 गुना वापस किया जाएगा। इस बार कुल वापसी 6 गुना है। आपके कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड के अंतिम 4 अंक 098 को 11 मई को रात 9 बजे 76,000 युआन प्राप्त हुए। वर्तमान शेष राशि 786.35 युआन है। चेन युआन ने फांग मेन का हाथ थामा और मन ही मन सोचा, इस वक्त मीनू ही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है, मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। अभी जो दूरी सी आ गई थी वैसा दोबारा नहीं होने देना। वो बड़े मुलायम लहजे में बोला, मीनू, वापस स्कूल चलते हैं, काफी देर हो गई है। अंदर ही अंदर उसने सोचा, हालांकि मन तो कर रहा है थोड़ा वक्त और साथ बिताने का, लेकिन ऐसी चीजों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब होना होगा खुद ही होगा। फांग मिन भी उसके इस रवैये से थोड़ा प्रभावित हुई। उसके मन में आया, यान तो पूरी तरह अलग है लीज एंड बैंक से, उसने तो बार का जिक्र तक नहीं किया, वरना शायद मैं खुद भी चली जाती। थोड़ी देर बाद चेन युआन साउथ हॉस्टल पहुंचा। उसी वक्त ऊपर से कुछ लड़के नीचे उतरते हुए जोर जोर से जेन पैंग की तारीफों के पुल बांध रहे थे। कमाल है यार, बिना शोर किए क्लास की सबसे सुंदर लड़की को सेट कर लिया। हम सब तो अब तक सिंगल हैं और तू इतना आगे निकल गया। इस खुशी में पार्टी तो बनती है, वो भी शानदार वाली। लीन पैंग ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, इस बार पूरी क्लास को बुलाएंगे, मजा आएगा। चेन युआन चुपचाप सुनते हुए अपने कमरे में चला गया। अंदर एक रूममेट परेशान सा बैठा था। रिसीवर रखते हुए बोला, सब सुना क्या? वो कमीना ली जेन पैंग अभी क्लास ब्यूटी के साथ फिल्म देखकर आया है और पूरे कॉलेज को बताने पर तुला है। साफ लग रहा है कि हमारा कमरा 5-3 ही टारगेट है। चेन युआन मुस्कुराया और उसे दिलासा देते हुए बोला, ज्यादा दिन नहीं चलेगा उसका ये नाटक।
मीनू उसके साथ नहीं रहेगी। रूममेट ने पलटकर उसे घूरते हुए कहा, ऐसी बातें मत कर पांग, मीनू उसी के साथ फिल्म देखने गई थी, पता नहीं और क्या क्या हुआ होगा। और फिर उसने तो तुझे मना कर दिया था ना, आज उसके साथ डेट पर गई थी। इससे साफ है कि अब वो लीन पैंग के साथ ही है। चेन युआन चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया, कुछ नहीं बोला, बस कंप्यूटर चालू किया और खाते की रकम पर नजर डाली। सोचने लगा, इतनी जल्दी नई इनकम आ भी गई, शायद कल घर जाकर जरा हालात देख लूं। दृश्य परिवर्तन, चेन युआन का घर। एक भारी भरकम आदमी कुर्सी पर बैठा है। उसे देखकर बोला, शिया युआन आ गया तू? वो आदमी है उसका चाचा चेन युआन अंदर आया और ठंडे स्वर में बोला, नमस्ते चाचा। पिता ने धीरे से कहा, बात चल रही है बेटा, तू जरा अपने कमरे में जा। चेन युआन कमरे में चला गया, लेकिन बाहर से अब भी पिता की आवाज आ रही थी, भाई मैं तेरी मजबूरी समझता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं तू थोड़ा और वक्त दे। जो सामान है उससे कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका सकता हूं, पहले एक किस्त दे देता हूं। चेंडे ने जिद भरे अंदाज में कहा, एक किस्त से कुछ नहीं होगा, इन 2 दिनों में मैंने रोज भागदौड़ की है, अब की बार सब कुछ एक साथ चाहिए। चेन युआन की मां अब चुप नहीं रह सकी, देरी से बोली, चेन कोई ऐसे उधार नहीं वसूलता। जब तेरे पास कार्ड धोने के भी पैसे नहीं थे तब हमने ही 3 लाख दिए थे, और कभी तुझसे वापस मांगा क्या? अब हमने तुझसे सिर्फ 2 लाख लिए और तू 3 बार तगादा कर चुका है, क्या मतलब है इसका? पिता बीच में बोले, बस करो, ज्यादा मत बोलो, तुम्हारा भाई अपनी जगह मजबूर है। लेकिन मां नहीं रुकी, साफ बोल गई, मजबूरी किसे नहीं होती, लेकिन वो अंदर से जानता है सच क्या है। मैं उसकी बीवी से पूछ चुकी हूं, ये 2 दिन उसने कोई भागदौड़ नहीं की, फिर भी इतना अकड़ कर कह रहा है कि कर्ज चुकाना जरूरी है, जैसे कोई एहसान कर रहा हो। अफसोस कि अपने ही रिश्तेदार ऐसा करें, पर अगर कोई बाहरी होता तो उसे असली वसूली दिखती। चेन युआन की मां तुनक कर बोली, हाँ अब जबरदस्ती करोगे उधार वसूलने के लिए? वाह रे किस्मत, पूरी चेन फैमिली ही मतलबी निकली, पहले जितना प्यार दिया सब बेकार गया। चेन युआन के पिता ने करवट लेकर कहा, क्या बोल रही हो, कुछ जेवर तो हैं ही घर में, जा निकाल ले, बेच देते हैं, बाद में जब पैसे होंगे वापस ले लेंगे। मां ने झुंझलाकर कहा, बंद करो ये बातें, पहले घर का कर्ज चुकाएं, खरीदारी बाद में देखेंगे। अचानक चेन युआन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन बजा, एक परिपूर्ण जीवन में कर्ज नहीं होना चाहिए, सीमित समय का मिशन, घर या व्यक्तिगत कर्ज चुकाओ, इनाम, जितना कर्ज चुकाओगे उतनी ही रकम दोगुनी होकर वापस मिलेगी, पहली बार 2 लाख चुकाने पर 10 लाख मिलेंगे, खास तौर पर कार के लिए। चेन युआन नोटिफिकेशन को देखता रहा, सन्नसा, सोचने लगा, मौका तो बिल्कुल सही वक्त पर आया है, वैसे भी आज मैं सोच ही रहा था कि थोड़ी मदद करूं। आंखों में हल्की चमक आ गई। इधर मां ने अलमारी से जेवरों का डिब्बा निकाल लिया, बोली, सालों से जो दिया है सब यही है, कितनी भी मुश्किल आ जाए बेचने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी ले जाओ, कम से कम कुछ राहत मिले। वैसे शिफ्टिंग के दौरान 2 सोने की अंगूठियां गुम हो गई थीं। मां की ये बात सुनकर चेन युआन को भीतर तक शर्म आई। तब एनान को एक बैग चाहिए था, मैंने ही मां की वो 2 अंगूठियां बेच दी। उस वक्त मैं वाकई बहुत गलत था। वो झटके से दरवाजा खोलकर जोर से बोला, मां, पापा, मेरे पास पैसे हैं। पिता ने उसे देखा और थके स्वर में कहा, बेटा अभी मजाक का वक्त नहीं है। मां भी थकी हुई आवाज में बोली, घर की हालत देख रहे हो ना, फिर भी तुम्हें अपनी कैफेटेरिया कार्ड के लिए वो पैसे चाहिए। चेन युआन थोड़ा शर्माकर सिर खुजाने लगा और पिता से बोला, सच में मेरे पास पैसे हैं पुराने। चेन, सुनिए, ये जो पैसे आने की आवाज है, सुन रहे हैं ना? मां और पापा ने फटाफट अपने फोन निकाले और जैसे ही स्क्रीन देखी दोनों चौंक कर बोले, 2 लाख? पिता ने हैरानी से पूछा, इतने पैसे आए कहां से बेटा? चेन युआन ने फौरन एक बहाना बना दिया, मां पापा, पहले जो आपने पॉकेट मनी दी थी उसमें से थोड़ा मैंने एक दोस्त के साथ क्रिप्टो में लगा दिया था, उसने तब मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया, कहता था रुको बहुत बढ़ेगा। अब पिछले 2 दिन में ही उसने पैसे कन्वर्ट किए हैं। मन ही मन सोचा शायद ये बहाना चल जाए, वैसे भी उस वक्त जो पॉकेट मनी मिली थी वो काफी थी। मां की आंखें खुशी से चमक उठीं, शाबाश बेटे, तूने तो हमारे सिर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। पिता ने भी तुरंत कहा, ठीक है, पहले पैसे ट्रांसफर करते हैं, उस आफत को घर से निकालना जरूरी है। चेन युआन के पिता बाहर जाकर ट्रांसफर कर देते हैं और फिर ठंडी आवाज में बोले, हाँ चेंडे, कर्ज चुका दिया है। मां ने भी 2 टूक कहा, अब जो चाहिए था वो मिल गया, अब दफा हो जा और आइंदा हमारे घर का रास्ता मत देखना। चेंडे ने जैसे ही अपने फोन में रकम देखी उसकी अकड़ एकदम गायब हो गई। हकलाते हुए बोला, ए बहन जी, आप ये क्या कर रही हैं? मां ने सख्ती से ऊंची आवाज में कहा, कान में दिक्कत है क्या? साफ साफ कहा निकल जा। इसके बाद उसे खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ी। चेन युआन के माता पिता ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो दरवाजे पर खड़ा रह गया, अंदर झांकते हुए, ये क्या हो गया? मेरा भतीजा ही तो उधार में था, अब मैं ही बाहर खड़ा हूँ। बाहर करीब 10 करोड़ का कर्ज पड़ा है। मैंने सोचा था कि वो आखिरकार पैसों की तंगी में फंस ही जाएगा, इसलिए जल्दी वसूली करने आ गया, लेकिन इतनी जल्दी कर्ज कैसे चुका दिया? क्या उसके नए बिजनेस ने सच में कमाना शुरू कर दिया है? लगता है अब फिर से अमीर बनने वाला है। ये सोचते हुए चेंडे को जोर का पछतावा हुआ। उसने अपने गाल पर खुद ही तमाचा मारा। अब इसके बाद उससे नजर कैसे मिलाऊंगा? मैं आज आया ही क्यों था? धत तेरी। पोस्ट ने पहला कर्ज चुकाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इनाम तुरंत जारी किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड अंतिम अंक 9-8 में 11 मई 12:39 पर 4 लाख युआन क्रेडिट हुए। वर्तमान बैलेंस 1,01,603.56 युआन।
फिर उसी कार्ड में 12 मई 12:39 पर 10 लाख युआन और जमा हुए। वर्तमान बैलेंस 2,0633 युआन। चेन युआन ने मोबाइल स्क्रीन देखी और मन ही मन सोचा, दूसरी ट्रांजैक्शन तो कार के लिए अलग इनाम है, उसे निकाल दे तो भी मेरे प्राइवेट अकाउंट में अब 1 मिलियन से ऊपर है। ये तो सोचा भी नहीं था कि घर लौटकर ना सिर्फ माँ बाप की चिंता दूर कर दूंगा, बल्कि इतनी बड़ी कामयाबी भी हाथ लगेगी। लेकिन अगली ही पल उसने खुद से कहा, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। घर के सारे कर्ज चुकाने में अभी बहुत वक्त और पैसे लगेंगे। अभी अगर ये पूरा मिलियन भी पुराने चैन को दे दूं तो भी कुछ नहीं बदलेगा। सबसे समझदारी यही होगी कि इस पूंजी का सही इस्तेमाल करूं और इससे और ज्यादा कमाई करूं। वो अपनी माँ और पापा की तरफ देखता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर राहत और खुशी की चमक है। चेन युआन पास ही बैठा सोचने लगा, गिनती करूं तो अभी सिर्फ 20,000 ही पुराने चेन को और दे सकता हूं। फिर उठकर माता पिता के पास गया और बोला, पुराने चेन, मेरे पास अभी भी थोड़ी रकम बची है, लगभग 20,000। क्या अभी तुरंत उसकी जरूरत है? माँ ने हाथ हिलाकर कहा, फिलहाल तो लगता है कि अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी उधार ज्यादा जरूरी नहीं है। तभी पुराने चैन की गर्दन अचानक शर्म से लाल हो गई। थोड़ा झिझकते हुए बोले, अरे वो बेटा 5,000 दे सकता है क्या अभी के लिए? चैन युआन मुस्कुराया, बस यही बात तो सुननी थी पुराने चैन, यही तो सही एहसास है। वो खुद को याद करता है, जब मैं इनसे पैसे मांगता था बिल्कुल ऐसा ही चेहरा बनता था मेरा। सोचते हुए हंस पड़ा, विरासत नाम की चीज भी क्या गजब है, कहीं ना कहीं वही आदतें दोहराई जाती हैं। लिया मुस्कुराई, हाँ आज दोपहर की क्लास कैंसिल हो गई थी। चैन युआन उत्साह से थोड़ा आगे बढ़कर बोला, आज रात फ्री है, एक डिनर की ट्रीट देना चाहता था। पिछली बार आपने मुझे खाना खिलाया था, तो अब मेरी बारी है लौटाने की। तभी पीछे से एक जोड़ी तीखी नजरें चमकी। लिया और चैन युआन दोनों का चेहरा एक साथ उतर गया। लियांग चेहरे पर मानो जान ले लेने वाली नीयत लिए चुपचाप पीछे खड़ी थी। चैन युआन हकला गया, वो लियांग वो वहीं जम गया। ये टीचर की छोटी बहन तो मेरी किस्मत की दुश्मन बन चुकी है, इससे पंगा नहीं लेना, बिल्कुल नहीं। इन दोनों बहनों का कॉम्बो बस खतरे की घंटी। दोनों बहनें कितनी अलग हैं, बड़ी वाली तो एकदम नरम दिल, लेकिन लियांग सख्त और हमेशा सतर्क। लियांग ने आंखें सिकोड़कर चैन युआन को घुरा, उसकी नज़र से घबराकर चैन युआन एकदम पसीने पसीने हो गया। फिर फौरन पलटा और हकलाते हुए बोला, वो टीचर, अचानक याद आया कि स्कूल में कुछ काम रह गया है, शायद आज रात फ्री नहीं रह पाऊं, डिनर वाला प्लान फिर कभी कर लेंगे, मैं चलता हूं। और वो वहां से बिजली की रफ्तार से निकल गया। पीछे लियांग ने गंभीर चेहरे से लिया से कहा, मैंने पहले ही कहा था, इस लड़के की नीयत ठीक नहीं है। लिया ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, शायद वो वाकई सिर्फ खाना खिलाना चाहता हो, और अगर कुछ और सोच भी रहा हो तब भी मैं कोई हाँ नहीं कहने वाली। उधर चैन युआन सड़क पर चला जा रहा था, मन ही मन सोचते हुए, उफ कितनी गर्मी है आज। बिल्कुल खोया खोया सा अतीत में चला गया। तब कार में घुमा करता था, ऐसे ही चलता रहता, कितना कूल और आरामदायक होता था जाओटिंग के साथ। अब भी याद करके अच्छा लगता है। अचानक उसे कुछ याद आया, जेब से फोन निकाला और सोचा, रुको, मेरे पास तो अभी भी कार खरीदने के लिए अलग से पैसे हैं और मैंने अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे तो सिस्टम की भी इज्जत नहीं रह जाएगी। थोड़ा सोचते हुए उसने तुरंत फंगमैन को टेक्स्ट किया, आज दोपहर फ्री हो? फंगमैन को चैन युआन का संदेश मिलते ही उसने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल, आज दोपहर कोई क्लास नहीं है। फंगमैन की दोस्त ये संदेश पढ़कर खिलखिलाते हुए बोली, तुम दोनों तो ऐसे जैसे कार खरीदने जा रहे हो, ये तो बहुत जल्दी हो गया। आज रात डॉम वापस नहीं आ रही हो क्या? मुझे बताओ। फंगमैन शर्माते हुए बोली, बकवास मत करो, हम तो डेट पर भी नहीं जा रहे। उसकी दोस्त चढ़ाते हुए बोली, हमारी मीनू कितनी लकी है, एक अमीर सोने की कछुए को तो पकड़ा ही, और वो भी ऐसा हैंडसम। उस लड़के चैन युआन को तो अच्छा खासा सौदा मिल गया। फिर दोस्त ने मजाक करते हुए फंगमैन के सीने पर हल्का सा हाथ मारा। फंगमैन झेपते हुए बोली, अरे रुको, क्या कर रही हो? 1 घंटे बाद एक टॉप लेवल 4S डीलरशिप में एक कर्मचारी उन्हें आते हुए देखता है और स्वागत करता है। स्वागत है, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? क्या आप कार देखने आए हैं? किस तरह की कार देखना चाहते हैं? तभी एक और लड़का उनके पास आता है, चेहरा लाल और आंखों में उलझन के साथ। मीनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फंगमैन मुड़ी और हल्की आवाज में बोली, ओह सीनियर चिन। उसके मन में विचार आया, चिन यांग, वो सीनियर जो कभी मुझे हाई स्कूल में डेडिकेटेड था, अब ये यहाँ क्यों है? वो लड़का उनके पास आकर फंगमैन से पूछता है, मीनू ये कौन है? चैन युआन। चैन युआन एक कदम आगे बढ़ता है और खुद को परिचित कराता है, मैं उसका सहपाठी हूँ। शिनशा फंगमैन से पूछता है, ओह क्या आप दोनों यहाँ कार देखने आए हैं? किस तरह की कार में रुचि है? चैन युआन बिना कोई झिझक दिखाए उस कार की ओर इशारा करता है और कहता है, मैं इस MCH मॉडल के बारे में और जानना चाहता हूँ। शिनशा उत्साह से जवाब देता है, कार के मॉडल वहां देख सकते हैं, मर्जी से देखिए, आप अंदर बैठ भी सकते हैं। उसके दिल में स्पष्ट रूप से विचार चल रहे थे। MCH का सबसे सस्ता मॉडल भी कम से कम 5 लाख का है और इस वक्त ये तो 6 लाख के आसपास होगा। ये लड़का तो बिल्कुल साधारण तरीके से कपड़े पहने आया है। हाँ, अगर पैसे नहीं है तो बस है,
और ऐसे लड़कों को 4S स्टोर में लाकर कोई दिखावा करने का क्या फायदा। फिर उसकी नज़र फंगमैन पर जाती है और सोचता है, मीनू आज भी कितनी खूबसूरत है, वही पुरानी देवी जैसी खूबसूरती, वही आकर्षण, जैसे पहले मैं उसे चाहता था। अब मेरी सैलरी 10,000 से ऊपर है, मैं एक अच्छा सेल्स पर्सन बन चुका हूं और 2 लाख की होंडा 1 से ऑफिस आता हूं। आजकल लड़कियां ऐसे लड़कों को ही पसंद करती हैं जो लड़कियों के लिए टॉप चॉइस होते हैं। वो बस खड़ा रहकर तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। फिर फंगमैन के पास जाकर कहता है, मीनू बहुत समय हो गया, क्या तुम आज रात फ्री हो, थोड़ा बात करें। फंगमैन थोड़ी झिझक के साथ जवाब देती है, माफ करना सीनियर, शायद आज रात मैं फ्री नहीं रहूंगी, मेरे पास और प्लान है। तभी चैन युआन अचानक बोल पड़ता है, हे क्या टेस्ट ड्राइव का इंतजाम हो सकता है। चैन युआन को बीच में ही रोका जाता है और वो मन ही मन कड़ा सोचता है, मैं मीनू से पूछने की कोशिश कर रहा हूं, ये बीच में क्यों बोल रहा है, इसे तो खुद इसके लिए पैसे नहीं हैं, फिर टेस्ट ड्राइव का क्या फायदा, सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहा है। वो गुस्से को दबाते हुए जवाब देता है, माफ कीजिए लेकिन आज टेस्ट ड्राइव के लिए कार पहले ही हमारे बॉस ने ले ली है, आज टेस्ट ड्राइव नहीं हो सकती। चैन युआन जो गाड़ियों को लेकर अच्छा खासा अनुभव रखता है सोचता है, मैं वो नहीं हूं जो गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता, जब मैं आया था तो मैंने MCH मॉडल को स्टोर में देखा था, अगर तुम टेस्ट ड्राइव नहीं दे सकते तो किसी और को भेज दो। इतना कहकर वो कार से बाहर निकलता है और जोर से फ्रंट डेस्क से कहता है, मुझे माफ कीजिए, क्या आप मेरे लिए कोई और सेल्स पर्सन का इंतजाम कर सकती हैं, मुझे तुरंत टेस्ट ड्राइव चाहिए। फिर एक लड़की बाहर आती है और हल्के से बोलती है, नमस्ते, मेरा नाम चेन्ना है, मैं इस स्टोर की सेल्स कंसल्टेंट हूँ, कैसे मदद कर सकती हूँ। चैन युआन ने सामने खड़ी प्यारी सी लड़की को देखा और उसकी ओर एक नज़र डाली।